आप सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ अनीता कुमारी और मैं अपने चैनल MLM गुरु माँ पे आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं ये बुक्स पढ़ रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, जिसके लेखक हैं दीपक बजाज सर, जिन्होंने इस बुक्स के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों के लिए, नेटवर्कर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें बताई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया है, जिसमें उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के बारे में बताया, अपने बिजनेस की आधारशिला रखने के कुछ सिद्धांत बताएं, उसके बाद उन्होंने सफलता की प्रक्रिया बताई, फिर उसके बाद सफलता के गतिवर्धक बताए, सफलता को कैसे गति पहुंचा सकते हैं। उसके बाद इस बिज़नेस में आते हैं एक सफल नेटवर्क मार्केटर के गुण बताएं और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 9 कोर एक्शन। 9 कोर एक्शन में उन्होंने बताया है कि कोर के एक्शन क्या होने चाहिए। वो है 9 कोर एक्शन, आपके बिजनेस की लाइफलाइन। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से एक सही तरीके से काम करता है वह कभी भी थका हुआ या ज़्यादा काम किया हुआ महसूस नहीं करता। कड़ी मेहनत कभी भी आदमी को नहीं मारती, सिर्फ सही सिस्टम का अभाव या अनियमितताएं ही आदमी को मार डालती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से सही तरीके से काम करता है वह कभी भी थका हुआ या ज़्यादा काम किया हुआ महसूस नहीं करता। कड़ी मेहनत कभी भी आदमी को नहीं मारती, सिर्फ सही सिस्टम का अभाव या अनियमितताएं ही आदमी को मार डालती हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने काम में गति एवं स्थिरता लाने के लिए नियमित रूप से नीचे दिए कुछ काम करने चाहिए। दिखने में ये गतिविधियां मामूली लगेंगी, पर नियमित रूप से करने पर यह एक शानदार बिजनेस की बुनियाद रखेगी। कुछ लोग इस कल्पना में ही रहते हैं कि अगर वह इस बिजनेस में मात्र जुड़े रहेंगे तो यह चल पड़ेगा। यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। प्लान भी तभी काम करेगा जब आप प्लान के अनुसार काम करेंगे। ये कुछ ऐसी दोहराव की गतिविधियां हैं जो हर आदमी कर सकता है। अगर हम लगातार इन 9 कामों को करते रहेंगे तो इससे आपके बिजनेस को बड़ी सफलता मिलेगी। आपका जो भी पद हो और जो भी इनकम लेवल हो, मैं आपको इन गतिविधियों को लगातार करने के लिए सलाह देता रहूँगा। पहला, हर दिन कम से कम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आप जितने भी व्यस्त हो, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के साथ अपना बिजनेस प्लान जरूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी 1 या 2 दिन यह नहीं कर पाए, पर यह पक्का कर ले कि एक सप्ताह में कम से कम 7 अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होने चाहिए। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इसके अलावा होने चाहिए। दूसरा, हर दिन अपनी लिस्ट में एक नाम जरूर जोड़ें। आपकी सूची आपका सबसे बड़ा संसाधन है। यह याद रखें कि लोग यह बिजनेस इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि अन्य लोग उन्हें ना कह देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी होती है। लिस्ट जितनी बड़ी होगी, आपका बिजनेस भी उतना ही लाभदायक होगा। अपनी लिस्ट में हर सप्ताह कम से कम 7 नाम जोड़ना जरूरी है। तीसरा, 100% प्रोडक्ट सर्विस इस्तेमाल। अपने उत्पाद सेवाओं का आपको नंबर 1 ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। अपनी कंपनी का आपको सबसे बड़ा फ़ैन होना चाहिए। आपकी कंपनी जो भी बनाती हो, आपको उसका नंबर 1 उपभोक्ता होना चाहिए और अपने घर पर वो सब प्रोडक्ट ज़रूर होने चाहिए। आपकी कंपनी के सभी प्रोडक्ट का आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में ज़रूर जाएं। साप्ताहिक मीटिंग हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है। हर प्रोडक्ट, हर प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस में हर दिन कुछ काम के घंटे निर्धारित होते हैं। हमारे बिजनेस में साप्ताहिक मीटिंग ही हमारा ऑफिस है। साप्ताहिक मीटिंग से बिजनेस में एकरूपता एवं गति बनी रहती है। हर हफ्ते नए प्रोडक्ट्स के साथ साप्ताहिक मीटिंग्स में जाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी नहीं आ पाए तो भी आपको अकेले मीटिंग में जाना चाहिए। पांचवा, अपनी टीम के साथ सभी प्रोग्राम में शामिल हों। लोग इस बिज़नेस में कई तरीके से शामिल हो सकते हैं, पर बिज़नेस बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वह है प्रोग्राम से लोग अपने बिज़नेस में सही दिशा में काम करते हैं। लोगों को प्रोग्राम में शामिल करने की कला विकसित कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि हर प्रोग्राम में आपकी टीम के लोगों की संख्या बढ़ती जाए। छठा, प्रतिदिन 30 मिनट मंजूर की गई पुस्तकों को पढ़ें एवं वीडियो देखें।
अपार सफलता पाने के लिए आपको अपना दिमाग इसके लिए तैयार करना होगा। सही किताबें एवं सही ऑडियो वीडियो प्रोग्राम सफलता के लिए आपके दिमाग को तैयार करेंगे। यह आपके दिमाग के लिए भोजन जैसा है और यह निवेश आपके बिजनेस में आपको कई गुना रिटर्न देगा। 7वां, हर हफ्ते पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आप अपनी टीम को जो करने के लिए कहेंगे वह उसे नहीं करेगी, पर आप जो कर रहे होंगे वह वही करेगी। अगर आप अपनी टीम में से बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग करवाना चाहते हैं तो आपको स्वयं हर हफ्ते कम से कम एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी होगी। आपकी कंपनी जो भी इनकम मॉडल का इस्तेमाल कर रही हो, पर्सनल स्पॉन्सरिंग से आपको हमेशा अधिकतम लाभ ही मिलेगा। 8वां, अपलाइन के साथ मासिक काउंसलिंग। आपको अपने अपलाइन के साथ महीने में कम से कम एक काउंसलिंग मीटिंग जरूर रखनी चाहिए। आपको इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा तब होती है जब आपका काम अच्छा नहीं चल रहा हो, और आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हों। काउंसलिंग की हमेशा अनदेखी की गई है, पर आप इस प्रक्रिया को इस्तेमाल कर अपना बहुत सारा समय एवं धन बचा सकते हैं। 9वां जो चीज़ है कोर के लिए, वह है हर महीने 2 उपभोक्ता ग्राहक जरूर बनाएं। एक अच्छा कस्टमर बेस आपके बिजनेस को स्थिरता देता है और आपके खुश हुए उपभोक्ता निकट भविष्य में सफलतम बिजनेस सहकर्मी बन सकते हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट एवं सेवाओं को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करें और निजी रूप से हर महीने कम से कम 2 नए उपभोक्ता अपने बिजनेस के लिए बनाएं। यह याद रखें कि यह सभी काम अटूट विश्वास एवं सही मनोदशा में करें। 9 कोर जो इसमें बताया गया है, 9 कोर एक्शन क्या क्या है, 9 चीज़ें जो मतलब इसमें करना ज़रूरी है, वो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है बिजनेस की आचार संहिता। इस बिजनेस के लिए क्या आचार संहिता है, किस चीज़ों को काम में ला करके या मतलब मान करके और हम इसमें करेंगे तो वो हम अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस की आचार संहिता क्या है? जो चीज़ आप स्वयं के लिए नहीं कर सकते वह दूसरों के लिए भी नहीं करें। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो चीज़ आप स्वयं के लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी नहीं करें। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है जब लोगों की बड़ी मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस कुछ सहकर्मियों की छोटी सी गलती से ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है। मैंने भी अपने कुछ सर्वोत्तम लीडर उनकी कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण खो दिए। हालांकि मैंने अपनी टीम फिर से बना ली, पर मैं नहीं चाहता कि आप उस दर्द से गुजरे। इसलिए मैंने लाखों लोगों के साथ काम करके इस बिज़नेस के लिए 11 दिशा निर्देश बनाए हैं, जिसका पालन से आप एक शानदार टीम बना सकते हैं। अपनी टीम के साथ इन नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने बिजनेस को अस्थायी एवं हमेशा के लिए आगे बढ़ने वाला स्वरूप दे दीजिए। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह 11 दिशा निर्देश आपको दैनिक रूप से निर्णय लेने और सही व्यवहार रखने में मदद करेंगे। पहला, लोगों के पैसों के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। लोगों के पैसों के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। लोगों ने पैसे कंपनी को दिए हैं, ना कि आपको। आप उन पैसों के लिए सिर्फ एक मध्यस्थ हैं या एक कैरेक्टर हैं। यह सुनिश्चित करें कि कंपनी के लिए आपको जो पैसे मिले हैं वह सीधे कंपनी के अकाउंट में जाने चाहिए। उसी तरह अगर आपको उत्पाद के लिए या टिकट के लिए या किसी अन्य काम के लिए पैसे मिलते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप वह उत्पाद या टिकट को टाइम पर पहुंचाएं और उस पैसे का उसी काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वह दिया गया हो। दूसरा, लोगों के अहम को कभी चोट मत पहुंचाएं। जब किसी के अहम को चोट पहुंचती है तो वह गलत निर्णय लेते हैं और उसी गलत निर्णय पर डटे रहते हैं। जब अहम पर चोट लगती है तो कोई भी बातचीत बहस का रूप ले लेती है। यह साबित करने के लिए कि आप सही हैं, दूसरों को गलत साबित मत कीजिए। लोग अपना प्रोफेशन चुनने एवं मत रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके बारे में निर्णय लेने का आपका कोई हक नहीं बनता। अपने बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे के प्रोफेशन या जॉब को नीचा मत दिखाइए। बोलने से पहले ज़रूर सोचें। अहम बहुत नाजुक होता है। कभी भी ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे किसी के अहम को चोट पहुंचे। तीसरी बात, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच कोई उधार या खाता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग नगद भुगतान का बिजनेस है। चाहे वो कोई उत्पाद हो, टिकट हो या टूल्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने अपलाइन से खरीदना चाहते हैं, उन्हें उसका तुरंत भुगतान कर दीजिए।
अपलाइन और डाउनलाइन के बीच किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट नहीं रखें। असल में उसमें से किसी के साथ भी कोई अकाउंट्स बिजनेस को ख़त्म कर देता है। असल में उनमें से किसी के साथ भी कोई अकाउंट बिजनेस को ख़त्म कर देता है। चौथी बात, किसी के पति पत्नी के साथ उपयुक्त व्यवहार करें। किसी के पति पत्नी के साथ उपयुक्त व्यवहार करें। हमारा फैमिली बिजनेस है जो घरों में ही बढ़ता है, इसलिए पारिवारिक मूल्यों को महत्व देना बहुत आवश्यक है और यह किसी के पति पत्नी के साथ बातचीत या काम करते समय सही व्यवहार करें। हर जगह एवं संस्कृति के एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए ऐसे ढंग से व्यवहार करें जिससे आपको इज्जत मिले। पांचवी बात, नकारात्मक प्रभाव डालने वालों से दूर रहें। नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोगों से दूर रहें। चूँकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए सही लोगों का चुनाव करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें पहचाने जिनसे दूर रहना है। नकारात्मक प्रभाव वाले लोगों से दूर रहें। आप अपनी ज़िंदगी का यह मिशन मत बनाइए कि इस बिज़नेस के बारे में धरती के सारे लोग सकारात्मक सोचें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने जैसी समान विचारधारा के लोगों को खोजना और उनके साथ मदद करने के उद्देश्य एवं परस्पर लाभ के लिए काम करना। छठा, किसी की आलोचना एवं शिकायत मत करें। यह एक वायरस है, यह एक नशा है। इससे आपके वह रिश्ते प्रभावित होते हैं जो सालों की मेहनत से बने होते हैं। यह आपकी इज्जत पर धब्बा है। किसी के पीठ पीछे कभी बात मत करें। कुछ लोग लगातार यही काम करते हुए प्रोफेशनल शिकायती बन जाते हैं। वह रोज़ बिना एहसास किए इस तरह शिकायतें करते रहते हैं जैसे उन्हें शिकायत करने की तनख्वाह मिलेगी। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अपने आप को तुरंत बदल दीजिए। छठी बात, अपने डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन या कंपनी के बारे में कुछ भी नकारात्मक मत कहें। सातवीं जो आचार संहिता वाली बात है वो है, अपने डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन या कंपनी के बारे में कुछ भी नकारात्मक मत कहें। कोई भी कंपनी या अपलाइन परफेक्ट नहीं है। इसमें सब में कुछ कमियां हो सकती हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों, स्थितियों या पॉलिसियों से सहमत नहीं होते हैं या आपको समझ नहीं आती, पर इस बारे में बात करने के लिए अपलाइन सबसे सही है। अपने अपलाइन या कंपनी के बारे में अपनी टीम के सदस्यों के सामने नकारात्मक बातें नहीं करें। हो सकता है कि उस समय आपको वह प्रतिक्रिया न दिखे, पर उसके प्रभाव समय के साथ दिखाई देने लगते हैं। एक बड़े से जहाज के डूबने के लिए उसमें एक छेद ही काफ़ी है। उसी तरह शंका या अविश्वास के छोटे से बीज से लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। अधिकांश समय में ये समस्याएं अस्थायी होती हैं जिसे ठीक किया जा सकता है, पर इसे अगर टीम के साथ कहा जाए तो यह नुकसान हमेशा के लिए हो सकता है। जब आप स्टेज में होते हैं तो आपको इस संबंध में सावधान होना चाहिए, और तब भी जब आप स्टेज में नहीं हैं। आप एक लीडर हैं और आपकी हर बात दूसरों पर प्रभाव डालती है। जब आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं तो इसका ध्यान रखें। आठवीं है, आचार संहिता की आठवीं बात है, वह है क्रॉस लाइन से बिना कारण कोई बात नहीं करें। क्रॉस लाइन से बिना कारण कोई बात नहीं करें। बहुत सारे अच्छे लोग अपने क्रॉस लाइन के ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत के कारण गलत एवं बुरे निर्णय ले लेते हैं। चाहे कितने भी अच्छे संबंध हो, किसी भी क्रॉस लाइन को आपकी बिजनेस की बढ़त में कोई रुचि नहीं होती, बल्कि उनमें से अधिकांश लोग आपसे प्रतियोगिता करते हैं। इसलिए अपने क्रॉस लाइन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज़्यादा बातचीत ना करें। दूसरी कंपनियों के कर्मियों से भी बातचीत करने से बचें। 9वां, अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच लगातार संपर्क ही एक ऐसी डोर है जो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों को बिजनेस में एक साथ जोड़े रखती है। हमारा बिजनेस में कोई ऑफिशियल या फॉर्मल संबंध नहीं होता। अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच नियमित एवं स्वस्थ बातचीत बड़ा बिजनेस बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपर्क में कमी होते ही बिजनेस का अंत शुरू हो जाता है, इसलिए हमेशा जुड़े रहें। 10वीं बात है, कभी भी एक मैनेजर या बॉस की तरह काम नहीं करें। इस बिजनेस में हर कोई पार्टनर या सहकर्मी होता है। किसी को मैनेजर की ज़रूरत नहीं है।
हम इस बिजनेस में किसी को कोई वेतन नहीं देते। अपलाइन और मैनेजर के बीच एक पतली सी लाइन होती है जिसे कभी भी नहीं लांघना चाहिए। यहाँ इज्जत किसी पद को नहीं बल्कि व्यक्ति को दी जाती है। इस बिजनेस में हर व्यक्ति को अपनी इज्जत खुद कमानी होती है। आचार संहिता की 11वीं जो बात है, इस बिजनेस की आचार संहिता की 11वीं बात है, किसी काम को पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन से सलाह लें। किसी काम को पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन से सलाह लें। चूँकि अधिकांश लोग अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करते हैं, तो इस संबंध में मैं यह सलाह दूंगा कि अपने एक्टिव अपलाइन के अनुभव का इस्तेमाल करें। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होती है। मैं आपकी क्षमता, रचनात्मकता एवं नए विचारों की कद्र करता हूं, पर मेरा विचार यह है कि अपने अपलाइन के अनुभव का इस्तेमाल करके अपने उद्देश्यों को जल्दी पाया जा सकता है। अगर आपके अपलाइन ने कुछ गलतियां की हैं तो वह आपको वही गलती करने से बचा सकते हैं। इस आचार संहिता की आधारशिला पर आप अपना एक शानदार बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और अपनी कड़ी मेहनत को आगे आने वाले दशकों एवं पीढ़ियों तक इस बिजनेस के फल का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आता है उत्कृष्टता के लिए टूल्स। उत्कृष्टता के लिए टूल्स। पहला, अपार सफलता का 596 सिस्टम। अपार सफलता का 596 सिस्टम। मैं हमेशा ही लोगों से कहता हूँ कि सफलता का कोई राज नहीं है, पर सफलता का एक सिस्टम जरूर है। नीचे जांचा परखा एवं दोहराए जाने वाला एक सिस्टम दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिकॉर्ड समय में अपने सपने पूरे कर सकता है। यह सिस्टम दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए और किसी भी इनकम प्लान के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पिछले 11 सालों में अनगिनत लोगों को इस सिस्टम के तहत सफलता पाते देखा है। इस संपूर्ण सिस्टम की इस पुस्तक में विस्तार रूप से व्याख्या की गई है जिसे हम अपनी ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे यहाँ सरलीकृत रूप से संक्षिप्त में लिखा गया है। अपार सफलता का 596 सिस्टम। सफलता के 5 स्टेप। पहला, लिस्ट बनाना। अपार सफलता का 59 सिस्टम। सफलता के 5 स्टेप। पहला, लिस्ट बनाना एवं सही लोगों का चुनाव। दूसरा, लोगों को संपर्क करना एवं अपॉइंटमेंट लेना। तीसरा, अपना बिजनेस प्लान शेयर करना। चौथा, फॉलो अप एवं सेल्स क्लोजिंग। पांचवा, नए सहकर्मियों की सही शुरुआत। यानी कि 5 नंबर जो इसमें लिखा हुआ है उसके ये 5 स्टेप हुआ। उसके बाद हुआ 9 कोर एक्शन बिजनेस की लाइफ लाइन्स। 9 नंबर जो है वो है 9 कोर एक्शन आपके बिजनेस की लाइफ लाइन्स। पहला है 9 कोर की पहला जो चीज़ है वो है हर दिन कम से कम एक बिजनेस प्लान शेयर करना। दूसरा, अपनी लिस्ट में हर दिन एक नया नाम अवश्य जोड़ना। तीसरा, 100% प्रोडक्ट सर्विस इस्तेमाल करना। चौथा, नए प्रोडक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में शामिल होना। पांचवा, टीम के साथ सारे प्रोग्राम में शामिल होना। छठा, प्रतिदिन 30 मिनट अच्छी किताबों को पढ़ना, ट्रेनिंग वीडियो देखना। सातवां, इस सप्ताह कम से कम हर सप्ताह कम से कम एक नई पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आठवां, अपने अपलाइन के साथ मासिक काउंसलिंग। नौवां है हर महीने 2 नए प्रोडक्ट कस्टमर बनाना। उसके बाद नंबर 6 यानी 596 का जो 6 नंबर है वह बिजनेस टूल्स। 6 बिजनेस टूल्स। पहला, लोगों के पैसों, परिवार एवं अहम से ना उलझें। दूसरा, अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच कोई उधार या खाता नहीं रखना है। तीसरी बात है, किसी भी काम को पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन से परामर्श लें। चौथी बात है, अपने अपलाइन, कंपनी या टीम के बारे में अपने डाउनलाइन के समक्ष कभी नकारात्मक ना बोलें। पांचवा है, अपने क्रॉस लाइन्स और अन्य नकारात्मक लोगों से बेवजह संपर्क ना रखें। छठा, अपलाइन डाउनलाइन के बीच नियमित संपर्क। उत्कृष्टता के लिए जो टूल्स हैं उसमें दूसरा टूल्स है सर्वोत्तम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनने का विश्वव्यापी ढांचा। एक नेटवर्क मार्केटिंग के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर उनमें से कोई एक भी स्तंभ कमजोर होगा तो
या तो कंपनी ही बंद हो जाएगी या डिस्ट्रीब्यूटर उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना कमाने की सोच के साथ उसने बिजनेस शुरू किया था। डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा मनचाहा पैसा कमाने हेतु एवं कंपनी के लिए आने वाली पीढ़ी तक बिजनेस चलने के लिए चारों स्तंभों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कहे तो आप सबसे पहले उस कंपनी का इन चारों पैरामीटर पर मूल्यांकन करें। आपको उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए जो इन चारों स्तंभों पर सबसे मजबूत हो। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के 4 स्तंभ है। पहला, कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। तीसरा, इनकम प्लान और रिवॉर्ड सिस्टम। चौथा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं सपोर्ट सिस्टम। कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रैक रिकॉर्ड। पहला जो है कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रैक रिकॉर्ड। यह देखें कि कंपनी की मैनेजमेंट कब से बिजनेस में है। कंपनी की सामान्य गुडविल, डायरेक्टरों एवं ट्रैक रिकॉर्ड, डायरेक्टरों का ट्रैक रिकॉर्ड, फैमिली बिजनेस एवं इतिहास, कस्टमर एवं डिस्ट्रीब्यूटर अनुकूल नीतियाँ, नई तकनीक, समय पर इनकम देने का ट्रैक रिकॉर्ड, नयापन एवं नया बदलाव को अपनाने का रवैया, सरकार एवं अन्य जरूरी संस्थानों से सर्टिफिकेशन, काम करने में पारदर्शिता, ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सेटअप और डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद आदि। ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। दूसरा है प्रोडक्ट एवं सेवाएं। कंपनी के पास अच्छी क्वालिटी की सेवाएं या उत्पाद हों जो बिना किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के भी मार्केट में आने योग्य हो। उत्पाद हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसका नियमित रूप से इस्तेमाल हो सके, इनकम मॉडल के बिना भी बेचा जा सके, पैसे के बदले अच्छे फ़ायदे, सही कीमत लगाई हो। पैसे के बदले अच्छे फ़ायदे, सही कीमत लगाई हो। सभी प्रकार के जरूरी सर्टिफिकेशन एवं स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकृत फैक्ट्रियों से बने हुए उत्पाद अच्छे मानकों के साथ एवं अच्छे परिणाम के साथ हों। बहुत सारी नकली कंपनियां जो पैसे के सर्कुलेशन में लगी हैं वह सरकारी नियमों को पूरा करने के लिए मात्र दिखाने के लिए उत्पाद रखते हैं। नकली उत्पाद आसानी से पहचाने जा सकते हैं क्योंकि वह अपने उपभोक्ताओं को पैसे के हिसाब से वैल्यू नहीं देते और सिर्फ नाम के लिए ही रखे जाते हैं। ऐसी कंपनियों से बच कर रहें। ऐसी कंपनियां अंततः बंद हो जाएंगी और उनके साथ आपकी अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा भी बर्बाद हो जाएगी। तीसरी बात है इनकम प्लान एवं रिवॉर्ड्स। ज़्यादा बड़ी आय की संभावना, दोहराए जाने वाले एवं काफ़ी समय तक टिके रहने वाले इनकम प्लान को देखें। ऐसा प्लान चुनें जो अच्छी प्रयासों और रिवॉर्ड देता हो। अच्छी प्रयासों को रिवॉर्ड देता है, समझने एवं समझाने में आसान हो, कोई छिपी शर्तों के साथ ना हो, पारदर्शी हो और एक सही रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पर आधारित हो। कमीशन उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से जुड़ा होना चाहिए। लोगों की आय बैंक अकाउंट में टीडीएस या अन्य जरूरी टैक्सों को काटने के बाद दी जाए। कोई भी बिना किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर या मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर से सामान खरीद कर अपनी आय पूरी तरह से उत्पाद के सेल्स के जरिए कमा पाएँ। इनमें नॉमिनेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। मैं किसी प्लान को सरल एवं सशक्त तब ही मानूंगा जब वह किसी साधारण व्यक्ति को 60 सेकंड में समझाया जा सके। उस प्लान से दूर रहें जो बहुत आकर्षक लगते हैं। यह याद रखें कि किसी उत्पाद या सेवाओं के सेल से आय देनी चाहिए। अपनी बुद्धि एवं चतुराई का इस्तेमाल करें। जिस प्लान में कोई झूठा वादा हो या बिना मेहनत किए अच्छे रिटर्न की गारंटी हो या एक बार पैसा देकर लंबे समय तक फिक्स आय का आश्वासन हो, ऐसी कंपनियों से कभी प्रभावित ना हो। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छे रिवॉर्ड होने चाहिए। नियमित रिवॉर्ड जैसे विदेश की यात्रा, कार फंड, परफॉर्मेंस से संबंधित बोनस इत्यादि, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बड़े टारगेट पाने के लिए प्रोत्साहित करें और बड़ी बढ़त पाने के लिए उनके बीच उत्प्रेरक का काम करें। बहुत सारी कंपनियां ऐसे प्लान ऑफर करती हैं जो सामने से देखने में अच्छे लगते हैं पर उसके भीतर बहुत सारी छिपी शर्तें होती हैं। सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें या कंपनी की वेबसाइट में इस संबंध में पूरी जानकारी लें। चौथी बात, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं सपोर्ट सिस्टम।
बाकी सारी चीज़ें समान होने के बावजूद ये एक कारण आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता दिला सकता है। जिस प्रकार डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, शिक्षक आदि बनने के लिए संस्थान होते हैं, पर इस बिजनेस के लिए कोई विशिष्ट स्कूल या कॉलेज नहीं होते। इसके अलावा आप में से अधिकांश लोग अपने जॉब या प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं आपकी टीम का सपोर्ट सिस्टम आपके बिजनेस के लिए सीखने एवं विकास के संस्थान बन जाएंगे। आपकी टीम के द्वारा संचालित किए जाने वाला प्रोग्राम, बिजनेस टूल्स एवं सीनियर द्वारा दी जाने वाली मदद बिजनेस की सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए सिर्फ ऐसी कंपनी या टीम जिनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसी के साथ काम करें। तीसरी बात, अपनी बेशकीमती कहानी लिखें। लोग उन्हीं से खरीदना पसंद करते हैं जिन पर वह भरोसा करते हैं। दीपक बजाज जी कहते हैं, लोग उन्हीं से खरीदना पसंद करते हैं जिन पर वह भरोसा करते हैं। आपकी कहानी एक ऐसा मुकाम है जहां आकर आपके प्रोस्पेक्ट्स आप पर भरोसा करने लगते हैं। वह आपसे जुड़ते हैं और आपकी कही कुछ चीज़ों से कहानी के जरिए जुड़ते हैं। उन्होंने आपकी कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पहले से सुना होगा और हो सकता है इसके बारे में उनके बहुत सारे अलग अलग से विचार होंगे, पर आपकी कहानी उनका रवैया और धारणा को बदल सकती है। आपकी कहानी इस पूरी मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह याद रखें कि लोग किसी प्रोडक्ट या कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग लोगों से जुड़ते हैं। मैं आपसे मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपके अपने जीवन की सच्ची कहानी तो सही ढंग से प्रस्तुत करने को कह रहा हूँ। मूल रूप से मैं आपको प्रोग्राम के दौरान अपने अनुभव बताने का एक प्रभावशाली तरीका सिखाना चाहता हूँ। इस कला को सीखें और अपनी सफलता के लिए रास्ता बनाएं। सारे महान नेटवर्कर्स बहुत बड़े कहानीकार होते हैं। दीपक बजाज, सारे महान नेटवर्कर बहुत बड़े कहानीकार होते हैं। नीचे 7 मुख्य तत्व दिए गए हैं जो एक कहानी को अच्छा बनाते हैं, और वह इस क्रम में होते हैं। पहला, बिजनेस शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे? आपकी पृष्ठभूमि, शिक्षा, स्थान एवं कार्य का विवरण। अगर आप विभिन्न जगहों पर रहे हैं, आपने नौकरियां बदली हैं या आपका अलग अलग शैक्षणिक अनुभव है, तो संक्षेप में सब कुछ यहाँ बताएं। लोग समानताएं खोजते हैं, सब चीज़ों के बारे में सच कहें। दूसरा, आपकी क्या स्थिति थी, आपको क्या सही लगा और क्या चीज़ें आपको परेशान करती थी। अच्छी चीज़ों के बारे में कहें और उन चीज़ों को सरल शब्दों में विस्तार से बताएं जो आपको अपने कार्य प्रोफेशन में परेशान करती थी। यह वह क्षण है जहां लोग आपसे जुड़ते हैं और उन्हें इस बिजनेस की ज़रूरत महसूस होती है। तीसरा, पहली बार जब आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब आप किसी को कहानी बता रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको बताना है। जिसमें तीसरी बात है, पहली बार जब आपने जब इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? इस बिजनेस के बारे में सच्चाई से एवं संक्षिप्त रूप से अपने विचार रखें। अगर आपको कोई शक या कोई चिंता भी है तो आप कह सकते हैं। अगर आपने किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ करने की कोशिश की थी तो वह भी यहाँ सब बताइए। चौथा, किन चीज़ों को देखकर आपने यह बिजनेस शुरू किया और इसके लिए आपने किन दिमागी उलझनों को हटाया। इस बिज़नेस में आपको क्या क्या अच्छा लगा, उन सारी चीज़ों का वर्णन करें और इस बिज़नेस ने कैसे आपकी समस्याओं, चुनौतियों का समाधान दिया, उसके बारे में भी बताएं। किसी एक सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में विशेष रूप से बताएं जिसके कारण आपने यह बिज़नेस शुरू किया। किसी व्यक्ति या किसी इवेंट में शामिल होने के बाद आपके दिमाग से कौन सी गलत धारणाओं को आपने बदला है, उसे भी बताएं। पांचवी बात, आपकी अब तक की क्या उपलब्धियाँ, ये भी आपको बताना है। अपनी आय, टीम की संख्या, भावनाएं, इनाम, ट्रिप्स, जो नए दोस्त आपने बनाए हैं और अभी तक आपने जो अच्छे बदलाव महसूस किए हैं
उन सब के बारे में बतलाएं। हमेशा सच्चे रहें। आप अपने टीम के सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी बता सकते हैं। छठा, आपके इस बिजनेस के क्या दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक लक्ष्य हैं। आपके इस बिजनेस के क्या दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म एवं अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लक्ष्य हैं। अब समय आ गया है कि अपने श्रोताओं को एक दूरदृष्टि देने का। अपने 2-3 अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरे विश्वास एवं आस्था के साथ साहसपूर्वक कहें। किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ भी ना कहें। हमेशा सच्चे रहें। घोषणाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। सातवां, अपने प्रोस्पेक्ट एवं आपकी टीम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता। अपने प्रोस्पेक्ट्स एवं आपकी टीम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता। अपनी निजी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएं और अपने टीम के सदस्यों एवं अन्य कोई जो आपके साथ काम करना चाहता है उसे जितना हो सके उतना समर्थन देने का भरोसा दिलाएं। कृपया यह याद रखें कि यह सब कुछ आपके प्राकृतिक तरीके से एवं सरल शब्दों में कहें। सच्चे बने एवं पूरी तरह से ईमानदार बने। मैं यहाँ आपको कोई कहानी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस अपने सच को असरदार तरीके से पेश करें। आपको अपनी कहानी बताने के लिए हर बार एक सा समय नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी कहानी को 3 अलग अलग समय सीमा के अनुसार तैयार कर लीजिए और जितना समय मिले उस अनुसार अपनी कहानी बताएं। 5-7 मिनट की एक विस्तृत कहानी बनाएं, 2-3 मिनट की एक छोटी कहानी बनाएं और फिर 60 सेकंड की एक। यह सुनिश्चित करें कि यह तीनों सही क्रम में बने हों। कहानी के शब्दों के साथ साथ ही चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। वह हैं आपकी ऊर्जा, आपकी आंखों की चमक, दृढ़ विश्वास से भरी आपकी आंखें, और जब आप किसी चीज़ की घोषणा कर रहे हैं या आप अपनी टीम या अपने प्रोस्पेक्ट को किसी चीज़ के लिए आश्वस्त कर रहे हैं तो आपका दृढ़ विश्वास। उत्कृष्टता के लिए चौथा टूल्स है टॉप सक्सेस ड्राइवर्स चार्ट, TSD। हम सब में कुछ सपने होते हैं और हम अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर कुछ चीज़ें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं और यह सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए यह कार, कुछ के लिए अपना घर, कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के साथ खेलना, वहीं कुछ लोग स्टेज में मान सम्मान मिलने से अति उत्साहित होते हैं। यह हमारे टॉप सक्सेस ड्राइवर्स हैं। टॉप सक्सेस ड्राइवर्स हमारे काम करने के पीछे के कारण हैं और हम अपनी पूरी क्षमता लगाकर उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रोस्पेक्ट के TSD को पहचानने के क्या लाभ हैं? यह बहुत सरल है। हम सब वह काम करना चाहते हैं जो हमारे TSD तक पहुंचने में हमें मदद करें। TSD मतलब जो हमारे सपने हैं जिसको हम पूरा करने चाहते हैं। टॉप सक्सेस डाइवर्स चार्ट ये हुआ TSD कि हमारा टॉप सक्सेस पाने के लिए जो चार्ट है, सक्सेस किस लिए हम पाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ बात करना है, जो हमारे TSD तक पहुँचने में हमें मदद करें। इसके लिए एक बिजनेस प्रेजेंटेशन तभी प्रभावी होगी जब वह प्रोस्पेक्ट को उनके TSD तक पहुँचने के लिए समाधान दे पाए। अगर प्रोस्पेक्ट को यह दृढ़ विश्वास मिल जाता है कि इस बिज़नेस को करने में वह अपने TSD यानी उसके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत जल्दी पा सकता है, टॉप जो उसके सक्सेस का जो डाइवर्स है उसको बहुत जल्दी पा सकता है, तो आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत आपके साथ बिजनेस शुरू कर लेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक बार जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट के TSD को चुन लिया तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के TSD को ही हाईलाइट करेंगे। प्रेजेंटेशन में 3 TSD के बारे में सही जगह पर बातचीत कर आप प्रोस्पेक्ट से और जुड़ पाएंगे और उससे आपके उनके साथ बिजनेस करने के अवसर और बढ़ जाएंगे। यह बात हमेशा याद रखें कि आपके प्रोस्पेक्ट्स के करने के अवसर और बढ़ जाएंगे। यह बात हमेशा याद रखें कि आपके प्रोस्पेक्ट के TSD आपकी तरह कभी नहीं होंगे। मतलब उनके सपने, हर किसी का अलग अलग सपना है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके तरह ही होंगे। इस बात को स्वीकार कीजिए और उनके अलग तरीके एवं मतों की भी इज्जत कीजिए। एक बार जब
आपको अपने प्रोस्पेक्ट के टीएचडी मिल जाएंगे। फिर आप अपने टीएचडी के बारे में भूल जाएं और उनके टीएचडी पर ध्यान लगाएं। यह मीटिंग उनके लिए है, आपके लिए नहीं। नीचे सफलता के 13 मुख्य डाइवर्स दिए गए हैं। नीचे दिए गए चार्ट का इस्तेमाल करके आप यह देखें कि आपके प्रोस्पेक्ट के कौन से 3 टीएचडी हैं, कौन से 3 सपने हैं। आपको इसके लिए एक प्रिंट आउट या इस कार्ड की एक प्रति चाहिए होगी। आप इसे अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर या अपने फोल्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। पहला, एक्स्ट्रा इनकम, एक और आय का साधन। एक्स्ट्रा इनकम या एक और आय का साधन। दूसरा, आर्थिक आज़ादी। तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का बॉस बनना। चौथा, अमीर एवं प्रसिद्ध होना, एक सेलिब्रिटी की तरह बनना। पांचवा, लग्जरी लाइफ स्टाइल, कारें, छुट्टियां, लग्जरी ब्रांड्स इत्यादि। छठा, परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य, बच्चों के लिए विरासत। सातवां, जल्दी रिटायरमेंट, बिताने के लिए ज़्यादा समय। आठवां, आपके सपनों का घर। नौवां, परिवार के साथ अच्छा वक्त। 10वां, नए लोगों से मिलना, एक सोशल सर्कल बनाना। 11वां, दूसरों की मदद करना। 12, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना। 13वां, आपकी निजी बढ़त एवं व्यक्तित्व का विकास। ये 13 सपने हैं जिनके लिए लोग इस बिज़नेस में आते हैं और हर किसी का अलग अलग सपना होता है। उसके बारे में यहाँ दीपक सर ने बहुत अच्छे तरह से बताया है। अपने प्रोस्पेक्ट के लिए 3 प्रमुख टीएसडी मालूम करने के तरीके, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट के जो भी सपने हैं उसमें से 3 सपनों को मालूम करने का जो तरीका दिया गया है उसमें है, शुरुआत में इस तरह से कहें, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग इस बिज़नेस को क्यों करते हैं। दूसरा, अपना टीएचडी कार्ड सामने लाएं और निम्न प्रश्नों को पूछें। तीसरा प्रश्न, उनसे पूछें, इस लिस्ट में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 प्राथमिकताएं क्या हैं। चौथी बात, प्रश्न दूसरा पूछें, प्रश्न 2 फिर पूछें, इन तीनों में से आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5वीं बात जो है वह है प्रश्न तीसरा, जवाब के लिए रुकें और कहें यह आपके लिए ज़रूरी क्यों है। 6ठी बात, प्रश्न चौथा करें यहाँ पे और जवाब के लिए रुकें और फिर पूछें, अगर आपको यह नहीं मिलेगा तो क्या होगा। यह कोई इंटरव्यू नहीं है, यह दूसरे इंसान को जानने का एक सच्चा प्रयास है ताकि हम उन्हें बेहतर जानकारी व सर्विस दे पाएँ। धैर्य रखकर उन्हें ध्यान से सुनें। 7वां, फिर उनके विचार, उनके चारों सवालों का जवाब दोहराएं और उनकी हाँ ना मिलने के बाद यह कहें, ओके बहुत बढ़िया, तो आप हर दिन इन चीज़ों को पाने के लिए काम करते हैं। फिर 8वीं बात उनसे कहें, फिर कहें, 8वीं जो बात है वह है, फिर कहें, अगर आप गंभीरता से हमारी प्रेजेंटेशन को अगले 30 मिनट के लिए देखें तो आप यह पाएंगे कि हम किस प्रकार आपकी इन तीनों प्राथमिकताओं को इतने कम समय में इस बिज़नेस के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे का आइडिया यह है कि अगर आप लोगों की इच्छा, सपने जाने बिना उन्हें प्रेजेंटेशन देने लगेंगे तो वह एक बोरियत भरी प्रेजेंटेशन होगी और वह भी उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। हम चाहते हैं कि वह इसे सही मन से और खुले दिमाग से सुने। हम इस मीटिंग का उद्देश्य यह हमारे लिए है को बदलकर यह उनके लिए है करना चाहते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट इस बिज़नेस से अपने लिए कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा से हमारी बातचीत को सुनेंगे तो इससे पूरी प्रेजेंटेशन की गुणवत्ता जादुई ढंग से बदल जाएगी। जादू तब होगा जब हम अपनी तरफ से बिज़नेस बताने से पहले यह जानते हो कि वह क्या चाहते हैं। 5वीं जो बात है, इस बिज़नेस की उत्कृष्टता के लिए जो 5वीं बात है वह है सफलता के लिए 5 लिस्टें। सफलता के लिए 5 लिस्टें। बिज़नेस में आपकी सफलता आपकी लिस्ट पर निर्भर करती है। इस बिज़नेस में हर प्रतिबद्ध डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर समय 5 सूची तैयार रहनी चाहिए। मेरी सलाह माने तो यह लिस्टें हर हफ्ते या 15 दिनों में अपडेट हो जानी चाहिए। पहला, 5 तरह की लिस्टों में पहला जो लिस्ट है वह है प्रोस्पेक्ट की सूची। यह नए लोगों की सूची है जिनसे आप अपने बिजनेस के लिए बात करना चाहते हैं। इस सूची में हर रोज़ नए नाम जोड़ लें।
दूसरा है पेंडिंग फॉलोअप्स की सूची, यानी जो पेंडिंग पड़ा हुआ है या फॉलोअप के लिए जो पड़ा हुआ है उसकी सूची। यह वह लोग हैं जिनको आप पहले से बिजनेस प्लान दिखा चुके हैं पर उन्होंने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया। आप इन्हें फॉलो करने की प्रक्रिया में हैं। हर मीटिंग के बाद उसे लिस्ट में अपडेट कर दें। तीसरे तरह की जो सूची है वह है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की सूची। यह सूची आपकी ताकत है और यह नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी आय एवं स्थिरता निर्धारित करेगी। दूरसंचार कंपनियां मेटकॉल्फे के सिद्धांत पर काम करती है, जिसके अनुसार दूरसंचार नेटवर्कर की ताकत उपभोक्ताओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, N/2। उसी तरह एक नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर की आय अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। आय बराबर टीम के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश एवं किताब के अगले कुछ पन्नों में दिए गए हैं। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश इस किताब के अगले कुछ पन्नों में दिए गए हैं। चौथा जो सूची है वह है ग्राहकों की सूची। यह उन लोगों की सूची है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के नियमित ग्राहक हैं। वह प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें दूसरों को भी इसकी अनुशंसा करते हैं, पर उन्होंने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अभी तक नहीं सोची। चूँकि वह नियमित मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं और एक संतोषी उपभोक्ता होते हैं, वह जब भी बिजनेस करना चाहेंगे आपके एक बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे। पांचवा है सभी डिस्ट्रीब्यूटरों की सूची। आपकी टीम में जिन लोगों ने भी आपके साथ काम शुरू किया है, यह उन लोगों की व्यापक सूची है। हर कोई बिजनेस शुरू करते ही उस पर काम शुरू नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग सक्रिय रूप से बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ समय समीक्षा करते हैं। यह एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप ऐसे सभी अन्य सहकर्मियों के संपर्क में रहें जो आने वाले समय में कभी भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन्हें हर प्रोग्राम के लिए बुलाएं और उन्हें हर नए प्रोडक्ट, नई उपलब्धियों आदि के लिए अपडेट करते रहें। छठी जो बात है वह है पावर कनेक्टर। इस बिज़नेस में जो हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि बिजनेस की आचार संहिता वगैरह हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं उत्कृष्टता के लिए टूल्स। उत्कृष्टता के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें है छठी जो बात है वह है पावर कनेक्टर्स। बिजनेस हमेशा संबंधों से चलता है। जैसा कि मैंने विभिन्न जगहों पर इस पुस्तक में कहा है कि साधारणतः सेल्स कुछ और नहीं, बस विश्वास और आस्था का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण है। इसलिए बहुत सारी किताबें एवं ट्रेनर आपको यह सुझाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बोलने दें, पर यह याद रखें कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा तभी बोलेगा जब वह आपको पसंद करेगा। यह तभी संभव है जब उस व्यक्ति के आपके साथ अच्छे संबंध हों। लाखों लोगों के साथ काम करके और अपने कई अंतर्राष्ट्रीय गुरुओं टोनी रॉबिन्स, एंटोनो सोलर, जॉन रॉबर्ट कियोसाकी, एलन पीज, रिचर्ड बंडलर और बहुत सारे लोग से सीखने के बाद मैंने बहुत सारे तरीके निकाले हैं और स्थापित किए हैं, जिनसे मीटिंग के दौरान आप आमने सामने बैठे व्यक्ति के साथ आसानी से अच्छे संबंध बना सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद और लोगों के साथ एक दशक से ज़्यादा समय लगाने के बाद मैंने जो सीखा है वह मैं आपको यहाँ अपने पसंदीदा टूल्स के रूप में दे रहा हूँ। इनके इस्तेमाल से आप अपने सहकर्मियों या प्रोडक्ट्स या किसी भी अन्य व्यक्ति से मीटिंग के दौरान अच्छा संबंध बनाएंगे। ये हैं मेरे 9 जांचे परखे पावर कनेक्टर्स। पहला, मुस्कुराहट। जादुई शब्द, यश टैक्स, आँखों से संपर्क, सिर हिलाकर सहमति बन देना, समानताएं बताना, प्रतिबिंब बनाना, प्रोग्रेस मेकर्स, सच में सुनना। मुस्कुराहट, पहली चीज़ है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट प्यार एवं तारीफ करने का विश्वसनीय संकेत है। मुस्कुराहट वह दरवाजे भी खोल सकती है जो तर्क एवं दलीलें कभी नहीं खोल सकते। हजारों लोगों के सामने अपने संस्थान में मैंने यह समझा कि आप जितना ज़्यादा मुस्कुराएंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, आप पर उतना ही भरोसा करेंगे और आपसे उतना ही जुड़े रहना चाहेंगे। आपके जीवन एवं आपके बिजनेस में मुस्कुराहट एक संपत्ति है।
मुस्कुराते रहना अपना मूल व्यवहार बना लीजिए। अपनी पूरी मीटिंग मुस्कुराते रहिए। अपनी पूरी मीटिंग मुस्कुराते रहिए। दूसरा, जादुई शब्द। हम सबकी अपनी शब्दावली होती है। हम अपनी मूल भावनाएं जैसे खुशी, उल्लास, दर्द आदि विभिन्न तरह के शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं कि वह कैसा है और वह व्यक्ति जवाब देता है कि वह ठीक है, तो यही अभिव्यक्ति कई तरह से व्यक्त की जा सकती है। जैसे मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, शानदार, उत्कृष्ट, कमाल का, सब सही है, मज़ा आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, अविश्वसनीय आदि। कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन खास शब्दों का इस्तेमाल करता है उन्हें जादुई शब्द कहते हैं। और हर व्यक्ति के अपने खास जादुई शब्द होते हैं। कोई भी गलत या सही शब्द नहीं होते, बस उसी भावना को बताने के लिए सबकी अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, इस बात पर गौर करें कि वह बातचीत के दौरान किन शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जब आपने उन जादुई शब्दों को खोज निकाला, उन शब्दों को बातचीत के दौरान सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते समय भी जादुई शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे उस व्यक्ति पर आपके शब्दों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात है प्रतिबिंब बनाना। जब दो लोगों के आपस में अच्छे संबंध होते हैं तो उनके शरीर भी एक जैसे हाव भाव देने लगते हैं। इसे प्रतिबिंब बनाना कहते हैं। प्रतिबिंब डालने का अर्थ यह है कि आपकी मानसिक स्थिति आपके शारीरिक हाव भाव में दिखने लग जाती है। इसे विकसित करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सभी इस क्षमता के साथ पैदा होते हैं, पर हम उसी व्यक्ति की कॉपी करते हैं जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं। अगर दूसरे व्यक्ति के शरीर के हाव भाव को अच्छे से कॉपी करते हैं, जैसे उनके बैठने की पोजीशन, हाव भाव, अभिव्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति की आवाज़, तो इससे हम उसके साथ घनिष्ठता बढ़ा सकते हैं। जब आपके संबंध बेहतर होंगे, इससे दूसरा व्यक्ति आपको पसंद करने लगेगा और आप पर विश्वास करने लगेगा। चौथी बात है आँखों से संपर्क। मीटिंग में दूसरे व्यक्ति के साथ आँखों से आँखें मिलाकर बात करें। इससे आपकी ईमानदारी एवं आत्मविश्वास झलकता है। पांचवा, सिर हिलाकर हामी भरना। किसी बात में अपनी हामी भरने के लिए सिर हिलाया जाता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए सकारात्मक सोच रहे हैं या आप किसी बात से सहमत हो रहे हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति के पक्ष में सिर हिलाकर बात करते हैं। इस तरह अगर आप सिर हिलाना शुरू कर देंगे तो आप उस बारे में सकारात्मक सोचने लगेंगे। सिर हिलाना संक्रामक होता है। अगर आप सिर हिला रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी यही करने लगेगा। सिर हिलाना बहुत आसान है, पर अपने मनोवांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए बहुत सशक्त माध्यम है। जब आप उनसे अपने साथ बिजनेस शुरू करने के लिए कहते हैं तो मीटिंग में लगातार सिर हिलाने से फाइनल रूप से उनकी सहमति मिलने के मौके बढ़ जाते हैं। छठा है प्रोग्रेस मेकर्स। छठा जो बात है वो है प्रोग्रेस मेकर्स। कुछ ऐसे शब्द या जुमले होते हैं जिससे बातचीत लगातार जारी रहे। अगर आप उन शब्दों के इस्तेमाल में महारत पा लेंगे तो आप बिना ज़्यादा बोले बातचीत जारी रख पाएंगे और सामने बैठे व्यक्ति को बोलने का ज़्यादा मौका दे पाएंगे। जब आप प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा बोलने के मौके देंगे और इससे उन्हें अच्छा लगेगा। मेरे अनुभव के अनुसार जिस मीटिंग में प्रेजेंटर से अधिक प्रोस्पेक्ट बातें करते हैं वहाँ बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। प्रोग्रेस करने के ये जुमले हैं और बताइए, जैसे अच्छा, मतलब ओह, सच में, और फिर जैसे, अच्छा, फिर, है कि नहीं, इसका मतलब, फिर, उसके बाद क्या, इसके बाद क्या, यही सही है, काफ़ी उचित, मैं समझा आदि। इस तरह की बातों से आप उसको प्रोग्रेस में डाल सकते हैं। यस स्टैक हाँ का ढेर। यस स्टैक हाँ का ढेर। रिसर्च के अनुसार अगर आप किसी मीटिंग में हाँ कहना शुरू कर देंगे तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि आप आगे भी ऐसा ही करेंगे। यस स्टैक विभिन्न सरल सवालों को पूछकर बनाया जाता है जिनका जवाब अक्सर हाँ में ही दिया जाता है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने आपके पहले कुछ सवालों का हाँ में जवाब दिया है तो आप द्वारा पूछे जाने वाले बिजनेस या प्रोडक्ट संबंधित सवालों का हाँ में जवाब देने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जब कोई सेल्स पर्सन आपसे कुछ सरल प्रश्न पूछता है
तब यस स्टैक बन जाता है। जैसे क्या आप 29 मार्च हैं, क्या आज 29 मार्च है, या आज बहुत गर्मी है, या कोई और सरल स्टेटमेंट जिससे हाँ में जवाब आए। 8वीं बात है समानताएं खोजें। हमारा दिमाग उन लोगों पर भरोसा करता है जो हमारी तरह हैं और जिनके साथ हमारी कुछ समानताएं हैं। कोशिश कीजिए कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा समानताएं खोजें और उन्हें बताएं। जैसे एक ही स्कूल, कॉलेज, पसंदीदा भोजन, फिल्म, आपने जिन कंपनियों में काम किया है, एक ही तरह के मकान, बच्चे, शिक्षा, छुट्टियां, रुचियां आदि। यह सूची असीमित है। मीटिंग में इसे एक फ्लो में करें। कुछ लोग मीटिंग में स्वयं को बेहतर या श्रेष्ठतर दिखाते हैं, पर इससे काम नहीं चलता। यहाँ पर समानताएं काम आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा बोलने का मौका दें, खासकर पहले 10-15 मिनट में, और उस बातचीत के दौरान समानताएं खोजें और उनके बारे में बात करें। दूसरा व्यक्ति जितनी ज़्यादा बात करेगा उतनी ज़्यादा आप दोनों में समानताएं पाएंगे। 9वां है सच में सुनना। अगर आप ऊपर बताए तरीकों का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को सुनने एवं समझने की एक सच्ची इच्छा भी संबंध बनाने के लिए काफ़ी है। जवाब देने के लिए नहीं सुने, सुनने के लिए सुने। उत्कृष्टता का टूल्स, 7वां जो टूल्स है वह है प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटर PPM। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रोग्राम पर चलता है और प्रोग्राम के नंबर बिजनेस की नाड़ी है। हमारे बिजनेस की मजबूती एवं स्थिरता प्रोग्राम में हमारी टीम के लोगों की संख्या के सीधे आनुपातिक होती है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहले खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं प्रोग्राम दर प्रोग्राम नंबर बढ़ रहा है। नीचे दिए गए सरल फॉर्मेट का इस्तेमाल समय दर समय प्रोग्राम नंबरों को मॉनिटर करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे कुछ प्रोग्राम हैं जो पूरे साल चलते रहते हैं, पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि हर 4 मुख्य प्रोग्राम मॉनिटर करें, 2 साप्ताहिक प्रोग्राम और 2 तिमाही प्रोग्राम। हर प्रोग्राम के बाद हमें अपनी सीट में डाटा भरने चाहिए। हम इस सीट का प्रिंट आउट लेकर भी इसे भर सकते हैं, या हम डायरी में यह टेबल बनाकर भी उसे भर सकते हैं। हम इसे अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या मैक नंबर पर या बहुत सारे मोबाइल ऐप पर इसको भर सकते हैं। प्रोग्राम दर प्रोग्राम इसका ट्रेंड हमें साफ तौर पर यह दिशा निर्देश देगा कि हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है। प्रोग्राम का नंबर वही रहना या गिरना खतरनाक है और इस स्थिति में हमें अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा देना चाहिए। हमारे प्रोग्राम के नंबर सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ने चाहिए, ऊपर। प्रोग्राम प्रोग्रेस मॉनिटर PPM। साप्ताहिक प्रोग्राम में आ जाएंगे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, हॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। उसके बाद तिमाही प्रोग्राम है, एक दिन का एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2-3 दिन का आवासीय प्रोग्राम, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, इसी तरह से प्रोग्राम करना है। साप्ताहिक प्रोग्राम में पहला सप्ताह बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा सप्ताह में भी, तीसरे सप्ताह में भी। उसके बाद हॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन भी इसी तरह करना है। ये सारे हमें भरते जाना है कि इस हफ्ते हुआ कि नहीं। उसके बाद क्वार्टर पर तिमाही प्रोग्राम, तो पहला क्वार्टर में, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर में एक दिन का एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें, फिर 2-3 दिन का आवासीय प्रोग्राम रखें। इस तरह से हर क्वार्टर में, सप्ताह वाला भी पहला हर हफ्ते का करना है कि हर हफ्ते में हमने पहले सप्ताह में कितने बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, कितने हॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी किए, दूसरे सप्ताह में कितना किया, तीसरे सप्ताह में कितना किया, चौथे सप्ताह में कितना किया। उसी तरह तिमाही प्रोग्राम जो क्वार्टर प्रोग्राम है वो उसमें भी करना है, एक दिन का एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2 या 3 दिन का आवासीय प्रोग्राम। इस तरह से हमें क्वार्टर में हर 3-3 महीने पे इसको करना है, तो साल में हमें देखना है कि कितने हमने प्रोग्राम किए। उसके बाद है 8वां टूल्स जो है वो है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर बोर्ड। ADS, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर बोर्ड ADS। इस बात पर हमेशा ही बहस होती रही है कि किसे एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाए। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर बोर्ड
ADS इसका प्रामाणिक समाधान है। ADS एक कमाल का एवं व्यापक आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट टूल है जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग टीम को जो भी प्रोडक्ट या सर्विस में करती है के काम आता है। यह एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए आवश्यक गुणों की लिस्ट है। कोई भी इस स्कोर बोर्ड का इस्तेमाल कर स्वयं का एकदम सही मूल्यांकन कर सकता है और यह देख सकता है कि वह बिजनेस की विभिन्न ज़रूरतों के अनुसार स्वयं को कहाँ खड़ा देखता है। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपनी टीम के साथियों के मूल्यांकन के लिए भी ADS का प्रयोग कर सकते हैं। अनुभूति का सबसे अच्छा तरीका है और आपकी टीम के लिए ADS आत्म अनुभव और बदलाव के लिए एक ज़बरदस्त शुरुआत कर सकता है। इस स्कोर बोर्ड में आप स्वयं को हर महीने की शुरुआत में मूल्यांकन करें और इस सूची में हर महीने 1-2 विकसित एरिया की पहचान करें। आप स्वयं को इन 15 पैरामीटर्स में एक के बाद एक करके सुधारें। आप अपने टीम के सदस्यों को इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और इसके सुधार हेतु भी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम 15 में से 15 स्कोर करें और इस स्कोर बोर्ड के जरिए अपने टीम के सदस्यों का भी स्कोर सुधारें। जैसे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर बोर्ड ADS डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, क्या आप खुद से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं, यह हम देखें, उनसे नाम लिखें और उसका स्कोर बोर्ड करें कि क्या पहला है क्या आप खुद से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, क्या आप हर प्रोग्राम में फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। तीसरा, क्या आप हर प्रोग्राम से पहले या समय पर पहुंचते हैं। ये सारे चीज़ जो है वह एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का क्या गुण होना चाहिए या उसका स्कोर बोर्ड क्या है, उसमें कितने स्कोर वो कर रहा है, इससे पता चलेगा कि वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। चौथा है, क्या आप अपने घर या ऑफिस में अपने प्रोडक्ट्स सर्विस का 100% इस्तेमाल करते हैं। पाँचवा, क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक नए आदमी से बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। छठा, क्या आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 फ़ोन कॉल करते हैं। छठा, क्या आप अपनी सूची में प्रतिदिन एक नया नाम जोड़ते हैं। आठवां, क्या आप प्रतिदिन एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं। नौवां, क्या आपके कैलेंडर में अगले 1 हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट है। 10वां, क्या आपके घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले है। 11, क्या आपके प्रोग्राम में बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस अनुभव आपकी $1 मिलियन स्टोरी पेश करते हैं। 12वीं बात, क्या आप मंजूर की गई किताबें रोज़ पढ़ते हैं। 13वीं जो बात है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो है, क्या आप हर हफ्ते एक होम मीटिंग आयोजित करते हैं। 14, क्या आप हर सप्ताह अपनी टीम के साथ एक बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। 15वीं बात, क्या आप प्रति सप्ताह एक हॉल प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं। कुल स्कोर 15 होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखना है कि हम हर एक में शामिल होते हैं या नहीं, और हमारा स्कोर यहाँ पे 15 में 15 अगर आता है तो हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या जिसके बारे में हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में देख रहे हैं उसके बारे में भी ऐसे हम जांच सकते हैं। आप स्वयं को हर हाँ के लिए 1 स्कोर एवं ना के लिए 0 स्कोर दे सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने कितना स्कोर किया। अगर हम 15 में 15 स्कोर करते हैं तो वह एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद जो अगला टूल्स है वो है प्रोग्राम से अच्छे लिस्ट। उत्कृष्टता के लिए जो 9वां टूल्स है वह है प्रोग्राम से अच्छे रिजल्ट लेना। प्रोग्राम हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन है। हम अपना बिजनेस प्रोग्राम बढ़ाते हैं, पर हम सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्राम नहीं करते हैं, हम प्रोग्राम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। उस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर उससे हमारी आय एवं रैंक में बढ़ोतरी ना हो। नीचे प्रोग्राम से अच्छे परिणाम पाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जिससे हर प्रोग्राम जो आप आयोजित करते हैं या उसमें शामिल होते हैं से अच्छे परिणाम पाए जा सकते हैं। प्री इवेंट प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम को इस तरह प्रमोट करें जैसे आपका ज़िंदगी इसी प्रोग्राम पर आधारित है। प्रोग्राम से पहले हमें कैसे प्रोग्राम इसको प्रेजेंट करना है वो है
पहला, प्रोग्राम को इस तरह प्रमोट करें जैसे आपका ज़िंदगी इसी प्रोग्राम पर आधारित है। प्रोग्राम प्रमोशन की कला को सीखें। अगर आपके पास कोई टूल जैसे वीडियो, ब्राउज़र आदि प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जो कर सकते हैं करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोग्राम में शामिल हों। दूसरा, इवेंट की टिकट जब तक ना बिक जाए और पेमेंट जमा ना जाए तब तक इवेंट का प्रमोशन पूरा नहीं हुआ समझिए। तीसरा, प्रोग्राम प्रमोशन और नियमित सेल्स एक साथ होनी चाहिए। प्रोग्राम प्रमोशन और नियमित सेल्स एक साथ होनी चाहिए। नए बिजनेस को ना रोकें क्योंकि आप प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। वास्तव में आप लोगों को प्रोग्राम प्रमोशन अवधि में सेल्स बढ़ा देना चाहिए और प्रोग्राम होने के एक महीने पहले सबसे ज़्यादा सेल्स होना चाहिए। चौथा, यह सुनिश्चित करें कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर इवेंट में शामिल हों। प्रोग्राम से पहले लिस्ट बना लें और सुनिश्चित कर लें कि इसमें हर किसी को कवर किया गया है। पांचवा, पैसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को सक्रिय करने के लिए प्रोग्राम एक अच्छे अवसर है। उन लोगों से मिलिए और उन्हें संदेश भेजिए जो सुप्त हो चुके हैं और उन्हें प्रोग्राम के जरिए एक्टिव बनाइए। छठा बात है, आपको अपनी टीम से प्रोग्राम में आने वाले सभी संभावित प्रोस्पेक्ट की सूची बनवानी चाहिए। सातवां, इवेंट से पहले सभी को रिमाइंडर भेजिए। आठवीं बात है, आवश्यक यात्रा की व्यवस्था कीजिए जैसे टैक्सी या बस बुक करना। अगली बात, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम अचीवर्स के मान सम्मान के लिए एक बढ़िया अवसर होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अच्छी से अच्छी रैंक पाएं और स्टेज पर एक अचीवर के रूप में जाएं। अगर आपके पास टीम है तो यह सुनिश्चित करें कि अधिकतम लोग अचीवर बने और स्टेज पर जाएं। अगली बात, काफ़ी प्रोग्राम में हॉल की पहली लाइन में सीटें थोड़े ज़्यादा मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। काफ़ी प्रोग्राम में हॉल की पहली लाइन में सीटें थोड़े ज़्यादा मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। अगर ऐसे टिकट उपलब्ध हों तो ज़रूर उन टिकटों को बुक कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगली बात जो है वह है, आप सभी को प्रोग्राम की अवधि एवं कार्यक्रम के बारे में पहले से बताएं। अगर उन्हें खाना या पानी को बोतल आदि भी लानी है तो उन्हें पहले से ही सूचित कर दें। इवेंट प्रोग्राम के दौरान हमें क्या करना है? पहला, आगे की सीट पर बैठें और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। दूसरा, हमेशा फॉर्मल कपड़े पहने। तीसरा, समय से पहले पहुंचे। चौथा, यह सुनिश्चित करें कि आपकी टीम समय से पहले पहुंचे और पूरे इवेंट में शामिल हो। पांचवा, आपको उस हॉल में सर्वाधिक उत्साही व्यक्ति होना चाहिए। जोर जोर से चिल्लाएं और फोटो खींचें जैसे कि यह आपका पहला प्रोग्राम है। छठा, अगर कुछ सही नहीं है तो अपने टीम के सदस्यों के सामने इसकी शिकायत ना करें। इस स्थिति को हैंडल करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले छोड़ कर न जाए। सातवां, अपने टीम के सदस्यों को अपने सीनियर लीडर या अपलाइन से ज़रूर मिलवाएं और उन लीडरों के साथ उनकी फ़ोटो खींचें। आठवां, अगर प्रोग्राम में टूल्स बिक्री के लिए हैं तो यह सुनिश्चित करें कि अपनी टीम का हर व्यक्ति अधिकांश टूल्स खरीदे। पोस्ट इवेंट प्रोग्राम के बाद क्या करना है? इवेंट आयोजकों के लिए प्रोग्राम समाप्ति के वाले दिन ही खत्म हो जाता है। पर आपके एवं आपकी टीम के लिए असली काम तो इवेंट समाप्ति के बाद शुरू होता है। परिणाम आने का समय है, प्रोग्राम मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। पहला, प्रोग्राम के 24 घंटों के भीतर आपके पास उन सबकी लिस्ट होनी चाहिए जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। दूसरा, आपकी टीम के किसी भी व्यक्ति को एक एक करके अगले एक हफ्ते में उन लोगों से मिलना चाहिए जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक प्रोग्राम दो काम करता है। यह लोगों को बिजनेस में उनका विश्वास बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह बिजनेस को गंभीरता से शुरू करने के लिए मानसिकता तैयार करता है। इससे पहले कि यह उत्साह फीका पड़ जाए, हमें काम शुरू कर देना चाहिए। तीसरी बात, अगर वहाँ नए प्रोडक्ट्स आए थे तो अगले 2-4 दिनों में फॉलोअप पूरा हो जाना चाहिए। अगर वहाँ नए प्रोस्पेक्ट्स आए थे तो अगले 2-4 दिनों में फॉलोअप हो जाना चाहिए। चौथा,
सभी डिस्ट्रीब्यूटरों जिन्होंने इस इवेंट में भाग लिया उनके साथ हमें एक प्लानिंग मीटिंग रखनी चाहिए और अगले कुछ हफ्तों में उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हमें हर किसी के लिए नए लक्ष्य स्थापित करने चाहिए और उनके अनुसार में एक्शन शुरू करने चाहिए। उत्कृष्टता के 10वां टूल्स है बिजनेस बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त किताबें। बिजनेस बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त किताबें, नीचे उन किताबों के नाम दिए गए हैं जो बिजनेस के लिए आपकी सही मानसिकता बनाती है जिससे आप एक बड़ा बिजनेस बना पाएँ। यह सारी किताबें अनूठी हैं और इन्हें बार बार भी पढ़ा जा सकता है। पहला, अवेकन द जॉइंट विदिन, लेखक हैं टोनी रॉबिन्स। उसके बाद है लोक व्यवहार, जिसके लेखक हैं डेल कार्नेगी। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, नेपोलियन हिल की सोचिए और अमीर बनिए, जॉन सी मैक्सवेल की द 21 इरिप्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप। उसके बाद है रॉबर्ट कियोसाकी की 21वीं सदी का व्यवसाय। उसके बाद है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन ओकमैंडिनो की दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। रॉबिन शर्मा की है महानता का मार्गदर्शक। उसके बाद है डेविड स्क्रॉच का बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसके बाद है वॉलेस डी वाल्टेस का अमीरी का रहस्य, लेखक हैं वॉलेस डी वाल्टेस। उसके बाद है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, लेखक हैं डॉक्टर स्टीफन आर कार्वे की अति प्रभावकारी 11 लोगों की 7 आदतें। उसके बाद है द सक्सेस प्रिंसिपल्स, जिसके लेखक हैं जैक कैनफील्ड द्वारा लिखित पुस्तक द सक्सेस प्रिंसिपल्स। ये 12 पुस्तकें हैं जिनके बारे में दीपक बजाज सर ने बताया है कि इनको पढ़ना ही है ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो, आपकी बिजनेस के प्रति अच्छी मानसिकता बने। उसके बाद है उत्कृष्टता का टूल्स नंबर 11, बिजनेस शुरू करने के तुरंत बाद करने वाले काम। बिजनेस शुरू करने के तुरंत बाद करने वाले 10 जरूरी काम हैं। पहला, यह सुनिश्चित करें कि आपने जिस भी उत्पाद और सेवाओं के लिए पैसे दिए हैं वह आपको मिल गए हैं। प्रोडक्ट या सेवाओं के इस्तेमाल से पहले वीडियो या ब्राउज़र के जरिए अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सारी जानकारी ले लें। दूसरा, सारे टूल्स लें और उन्हें विस्तार से समझें। किताबें, वीडियो, मोबाइल ऐप, ब्राउज़र, बिजनेस प्रेजेंटेशन। तीसरी बात, यह सुनिश्चित करें कि आपकी सारी रजिस्ट्रेशन कार्यवाही और डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया है और आपके अकाउंट में अपडेट हो चुका है। चौथा, अपने अपलाइन से मीटिंग करें और अपने उत्पाद, इनकम प्लान, रिवार्ड्स, रैंक सिस्टम, किसी मौजूदा प्रतियोगिता या प्रमोशंस और सबसे महत्वपूर्ण अपने टीम में के काम करने के सिस्टम के बारे में समझें। 5वीं चीज़ है जो आपको इस बिज़नेस को शुरू करने के तुरंत बाद करनी है, वो है अगले 3 महीनों में होने वाले सारे प्रोग्राम की सूचना लें और उसमें शामिल होने के लिए तैयार रहें। अगर इवेंट के टिकट खरीदने की ज़रूरत हो तो तुरंत खरीद लें। प्रोग्राम में शामिल होना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। छठी बात है, प्रोस्पेक्ट की एक लिस्ट बनाइए, उसमें से सही लोगों का चुनाव करें और अपने अपलाइन से सलाह लेकर मीटिंग के लिए पहले कुछ लोगों को चुनें। 7वां, अपने सपनों को परिभाषित करें। अपने अल्पकालिक सपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स और दीर्घकालिक सपने लॉन्ग टर्म ड्रीम को लिख लें जिन्हें आप इस बिज़नेस के जरिए पूरा करेंगे। 8वीं बात है, अपने अपलाइन से परामर्श करके अपने बिजनेस के लक्ष्य सेट कीजिए और उनके पूरा होने के लिए एक एक्शन प्लान बना लीजिए। 9वीं बात, बिजनेस के एक विद्यार्थी बने, सारे इवेंट में जाने के लिए प्रतिबद्ध रहें और अपने अपलाइन से एक नज़दीकी संबंध बना कर रखें। 10वीं बात है, मेरी वेबसाइट पर लिखी हुई मंजूर की गई किताबों में से किसी एक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। 12वां जो टूल्स है वह है बिजनेस के पहले 90 दिनों के लिए एक्शन प्लान। उत्कृष्टता के लिए जो 12वां टूल्स है वह है बिजनेस के पहले 90 दिनों के लिए एक्शन प्लान।
बिजनेस के पहले 90 दिन बहुत ही नाजुक होते हैं। जो लोग इन 90 दिनों में किसी तरह से बने रहते हैं उनकी एक बड़ा बिजनेस बनाने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्तिगत रूप से मैंने बिजनेस में जो भी ऊंचाइयां पाई हैं उनका कारण बिजनेस में पहले 90 दिनों के सही एक्शन प्लान के साथ काम करना है। यहाँ तक कि पहले 90 दिन सही से काम करने की बदौलत मैंने अपनी जॉब से भी इस्तीफ़ा दे दिया था और 93 दिन इसे फुल टाइम अपना लिया था। मैं एक हाई प्रोफाइल जॉब में था और मैं अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर था। मैं अपने करियर के शीर्ष पर था और बिजनेस में इस तरह कूद पड़ना कोई आसान नहीं था। मेरा अपलाइन के साथ बनाए 90 दिन के एक्शन प्लान और उस पर ईमानदारी एवं निष्ठा के से 90 दिन तक काम करने से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पहले 90 दिनों में ही सेट हो गया और फिर उसने मुझे हमेशा के लिए इस बिज़नेस में देश के उच्च परफॉर्मिंग लीडर के रूप में स्थापित हो गया। आपके एक्शन प्लान पूरी तरह बिजनेस में आपके लक्ष्य को लेकर आधारित होते हैं, क्योंकि हर उपलब्धि के लिए एक अलग स्तर का समय एवं प्रतिबद्धता चाहिए होती है और आपको यह देखना होगा कि आपके लक्ष्य क्या हैं और आपके अपलाइन से परामर्श करके एक एक्शन प्लान बनाइए। हर किसी के लिए मूलतः पहले 90 दिन ही उद्देश्य होते हैं। शिक्षा, निरंतरता एवं उपलब्धियाँ। पहले 90 दिन जिन 3 उद्देश्य होते हैं: शिक्षा, निरंतरता एवं उपलब्धियाँ। पहला शिक्षा एवं जानकारी। इन 90 दिनों में सारे प्रोग्राम और मीटिंग में शामिल हों, इसे अपनी प्राथमिकता बना लें और अगर यात्रा करने की ज़रूरत है तो इसके लिए भी प्रतिबद्ध रहें। मंजूर की गई किताबों को पढ़ें और जिन ऑडियो एवं वीडियो प्रोग्राम की सिफारिश की गई है उसे देखें। अलग अलग लीडरों से मिलें और यह गौर करें कि वह क्या कहते हैं और कैसे करते हैं। कार्यान्वित करने के बाद ही चीज़ें अच्छी तरह समझ आती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करें। हर मीटिंग एक सीखने का अनुभव होता है। चाहे एक व्यक्ति आपके साथ काम शुरू करता है अथवा नहीं, उसकी परवाह किए बिना लगातार बिजनेस प्लान दिखाते रहें। बिजनेस के शुरुआती दौर में जितना हो सके उतने लोगों से बिजनेस के बारे में बातचीत करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएं ताकि उसका अच्छा अभ्यास हो सके। दूसरा, कभी भी हार ना समझें। कभी भी 90 दिनों में जो करने वाली बात है उसमें दूसरी बात जो है वो कभी भी हार ना माने। कुछ भी हो जाए, पहले 90 दिन किसी भी तरह से टिके रहने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। बिजनेस के विद्यार्थी बने और पहले 90 दिन में मजबूत बने रहें। कम से कम 30 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिखाएं। इन 30 मीटिंगों के पूरा होने से पहले किसी प्रकार के परिणाम के बारे में आकलन ना करें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपने अपलाइन की मदद लें। प्रोग्राम में शामिल हों, अपने अपलाइन से मिलें, किताबें पढ़ें और कभी भी हार ना मानें। तीसरी बात जो 90 दिनों के अंदर करनी है वो है, बड़े बिजनेस के विकास के लिए शुरुआती उपलब्धियां बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अपने अपलाइन के साथ मिलकर अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए बहुत मेहनत करें। अगर कोई प्रतियोगिता चल रही है तो उसे अचीव करने के लिए प्लान करें। इस बिज़नेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए शुरुआती उपलब्धि आपके विश्वास को मजबूत करेगी। इसके साथ ही आपके टीम के सदस्य आपकी बढ़त देख रहे होंगे। अगर उन्हें आपकी आय एवं अन्य उपलब्धियां सही दिखी तो वह भी बिजनेस को गंभीरता से शुरू कर देंगे। आपकी उपलब्धियों को देखकर आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ बिजनेस करने का निर्णय लेंगे। अगर आपकी कोई शुरुआती उपलब्धियां हैं तो आपका सेल्स कन्वर्जन भी बेहतर जाएगा। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग इनकम प्लान और रिवॉर्ड्स यह दिमाग में रखकर बनाए जाते हैं कि इस बिज़नेस में अधिकांश लोग पार्ट टाइम होते हैं, इसलिए अच्छी उपलब्धियां सही प्लानिंग एवं अनुशासित साप्ताहिक प्रक्रियाओं से आसानी से की जा सकती हैं। इसके साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग में उपलब्धि टीम वर्क के कारण होती है। अगर आपके पास पहले कुछ हफ्तों में कुछ सही लोग सही संख्या में होंगे तो किसी भी प्रकार की उपलब्धि संभव है। हालांकि शिक्षा एवं समझदारी आपकी उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, पर आप अपने लक्ष्य के अनुसार अपने पहले 90 दिनों की उपलब्धियों के लेवल निर्धारित कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी प्रतिबद्धता और थोड़े ज़्यादा कार्यशील घंटों की ज़रूरत होती है।
इसलिए हमेशा प्रतिबद्ध रहें और सिस्टम का पालन करें और अपना 100% अपना 100% दें और कभी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा लक्ष्य सभी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर को बेहतर परिणाम प्राप्त करने और अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है। इस खोज में हम अपने टूल्स को अपग्रेड करते रहते हैं और नए टूल्स बनाते रहते हैं। आप इन्हें अपनी वेबसाइट पर सीख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगला जो पार्ट है वो है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब। इस बिज़नेस में जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं तो लोग आपसे किस तरह के सवाल पूछते हैं और उसका क्या जवाब होना चाहिए, उसके बारे में दीपक बजाज सर ने इस भाग में बहुत अच्छे से बताया है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब। इस भाग में उन प्रश्नों का उत्तर है जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के दिमाग में चलते हैं। प्रश्नों एवं आपत्तियों का जवाब देते एवं उपयोगी गाइड इस पुस्तक में सफलता की प्रक्रिया नामक हिस्से में भी दी गई है। इस भाग में कुछ खास प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं जो सरल हैं और स्वाभाविक हैं, पर इनके सही जवाब नहीं मिल पाने की वजह से या तो लोग बिजनेस छोड़ देते हैं या फिर आधे अधूरे मन से बिना किसी उत्साहवर्धक परिणाम के बस यूं ही करते रहते हैं। नीचे दिए गए जवाब पूरी तरह से मेरे विश्वास एवं बिजनेस में मेरे 11 सालों के अनुभव के आधार पर है। आप अपने स्वयं के उत्तर दे सकते हैं जो आप उस व्यक्ति और परिस्थिति के लिए उपयुक्त समझते हैं। पहला प्रश्न, अपने टीम के सदस्यों को इस बिजनेस के लिए कैसे पॉजिटिव एवं एक्टिव बनाएं। जो अक्सर ये पूछा जाता है, लोग जो इस बिज़नेस में आ जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि अपने टीम के सदस्यों को इस बिज़नेस के लिए कैसे पॉजिटिव एवं एक्टिव बनाएं। प्रोग्राम ही एकमात्र तरीका है जिससे लोगों को बिजनेस में सकारात्मक एवं एक्टिव बनाया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है पर इसमें बने रहना बहुत मुश्किल है। इसके लिए विश्वास की ज़रूरत है और लोगों को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह बिजनेस उनकी ज़िंदगी में कैसा प्रभाव ला सकती है। यह समझ प्रोग्रामों के जरिए ही आ सकती है। सबसे अच्छे लीडरों को भी प्रोग्राम चाहिए होता है जहां वह अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें। अगर आपके लोग लगातार प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो वह बिजनेस में भी बने रहेंगे और धीरे धीरे बिजनेस में परफॉर्म करने में लग जाएंगे। 5 की शक्ति को याद रखें। सामान्यतः लोगों को 5 प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जिससे वह अपने बिजनेस पर विश्वास रख उस पर काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके लोग प्रोग्राम में बार बार शामिल हो रहे हों। दूसरा सवाल, जब बिजनेस धीमा चल रहा है तब क्या करें। जब बिज़नेस धीमा चल रहा है, जब आप इस बिज़नेस में आते हैं और देखते हैं कि बिज़नेस धीमा हो गया तब क्या करें, उसके लिए सर ने बताया, दीपक बजाज सर ने बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएं। अपने पर्सनल काम के साथ साथ टीम में भी गतिविधियां बढ़ा दें। गति भावनाओं को बढ़ाती है और भावनाओं से रफ्तार मिलती है। सबसे आगे आकर सबसे ज़्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं और निजी तौर पर सबसे ज़्यादा अचीवर्स बनाएं। कुछ ही हफ्तों में आपकी टीम आपको देखकर आगे बढ़ेगी और बिजनेस फिर से बढ़ने लगेगा। आपके बिजनेस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए गतिविधियां बढ़ाकर काम करना उसका एकमात्र विकल्प है। तीसरा प्रश्न है, ग्राहकों एवं डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच कैसे बैलेंस बनाएं। ग्राहकों एवं डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच कैसे बैलेंस बनाएं। हमारे बिजनेस के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। हमारी टीम में कस्टमर एवं डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ही की ज़रूरत होती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना 70 से 80% समय डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में और 20 से 30% समय कस्टमर बनाने में लगाएं। कस्टमरों को सर्विस देने में बहुत समय लगता है और उनसे बिजनेस में कोई तुरंत बढ़ोतरी नहीं होती, पर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जल्दी बढ़ते हैं और वह बहुत मात्रा में बिजनेस लेकर भी आते हैं। हम एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के बेस के साथ एक अच्छी रैंक एवं आय पा सकते हैं, पर कस्टमर बेस के साथ बिजनेस में स्थिरता आती है और आपके कस्टमर ही धीरे धीरे आपके अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए नज़र बनाए रखें और कस्टमरों के साथ ज़्यादा सेल्स करें। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में फुल टाइमर कब बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में फुल टाइमर कब बनना चाहिए। चूँकि आपको यह
चूँकि आपको यह एहसास हो गया है कि यह बिज़नेस ज़िंदगी जीने का एक बेहतर तरीका है और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो इसलिए आपको यह बिज़नेस एक फुल टाइमर के रूप में जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। वास्तव में जो जीवन शैली और बेहतरीन ज़िंदगी यह आपको 3 से 6 सालों में दे सकती है, वह आप 30 साल के एक आम जॉब या प्रोफेशन में काम करने के बाद भी बहुत आप मुश्किल से पाते हैं। पर एक फुल टाइम या पार्ट टाइम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप यह बिज़नेस सही से करें। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो एक पार्ट टाइमर होने के बावजूद भी कई फुल टाइमर से ज़्यादा आय कमाते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप सिस्टम का 100% पालन करें। मैंने बार बार यह देखा है कि अगर कोई पार्ट टाइमर के रूप में अपना बिजनेस सही से नहीं कर पा रहा है, तो वह फुल टाइमर के रूप में भी बिजनेस सही से नहीं कर सकता। अपने जॉब प्रोफेशन को जारी रखते हुए एक अच्छा बिजनेस बनाएं और जब आप अच्छी आय पाने लगें और आपका संगठन सही हो, तो फिर अपने अपलाइन से सलाह करके फुल टाइमर बने। जो आप कर रहे हैं, अगर आपको वो पसंद है, तो आप इस बिज़नेस को सफलतापूर्वक तैयार करके उसे साथ साथ कर सकते हैं। सारे इवेंट एवं ट्रेनिंग में शामिल हों और बिज़नेस के आधारभूत सिद्धांतों में माहिर बन जाएं। इस बिज़नेस को पार्ट टाइम बनाते समय हर दिन बिज़नेस के प्लान प्रेजेंटेशन करें और सही संरचना में एक्टिव एवं प्रतिबद्ध लीडरों की टीम बनाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके पास सहयोगी के रूप में एक अच्छा अपलाइन हो, पहले से कामयाबी से चलता हुआ ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट का एक बढ़िया सिस्टम वाली टीम हो और टूल सेक्शन में दिए हुए चारों मापदंडों के अंतर्गत आपने एक सही कंपनी चुनी हो। अब जब आप अपने काम में सिस्टम के तहत 100% प्रतिबद्ध हो चुके हैं और अगले 12 से 24 महीनों के लिए आपके बैंक में आप अपने खर्च अगले 12 से 24 महीनों के लिए आपके बैंक में आज अपने घर खर्च एवं अन्य खर्चों के लिए पैसे हैं, तो आप तुरंत अपने बिजनेस को फुल टाइम बनाने का सही निर्णय ले सकते हैं। अगला सवाल है, बिजनेस की सही संरचना क्या होनी चाहिए? बिजनेस की सही संरचना क्या होनी चाहिए? दीपक बजाज सर कहते हैं, हर कंपनी का अपना एक अलग बिजनेस मॉडल होता है और हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी आय एवं अपने रिवॉर्ड को आज और अपने आने वाले कल के लिए कैसे बढ़ाएं। अतः सही संरचना वह है जो आपकी कंपनी के इनकम प्लान के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा इनकम दे। इसलिए अपनी कंपनी के इनकम मॉडल को समझें और फिर ज़रूरत के अनुसार उसकी संरचना बनाएं। मूलतः इस संरचना में 2 प्रमुख तत्व हैं जिसे मैनेज किया जाना चाहिए, गहराई और फैलाव। जहां गहराई आपको स्थिरता एवं सेल्स देती है, फैलाव आपको बहुत लाभ एवं सुरक्षा देते हैं। दोनों ही बिजनेस के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वैसे आप जैसे जैसे फैलाव के साथ बिजनेस विकसित करते हैं, रिवॉर्ड उतने ही ऊंचे होते जाते हैं। इसलिए इस पुस्तक में गहराई निर्माण के सिद्धांतों के साथ अपनी गहराई बनाकर रखें। अपनी मौजूदा टीम की गहराई को प्रोग्राम के साथ बढ़ाते जाएं और साथ ही कभी कभी पर्सनल सेल्स देकर ग्रुप में गति बनाए रखें। धीरे धीरे नियमित पर्सनल स्पॉन्सरिंग से अपने फैलाव को बढ़ाते रहें। सही तरीके से एवं लगातार काम करने के सहयोग से आप सशक्त, स्थायी एवं बहुत लाभ देने वाला बिजनेस बना सकते हैं। 5वां प्रश्न, इस बिजनेस के लिए अपने परिवार को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं? इस बिजनेस के लिए अपने परिवार को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं? सबसे पहले उन्हें सकारात्मक बनाने की कोशिश छोड़ दीजिए। उन्हें बार बार यह कहना कि सकारात्मक बनो या उनके अंदर सकारात्मकता की कमी के बारे में चिंता करना छोड़ दें। इस बिजनेस या किसी अन्य बिजनेस के बारे में उन्हें सकारात्मक बनाने के 2 तरीके हैं, समझ एवं उपलब्धि। समझ प्रोग्राम में शामिल होकर ही आ सकती है और प्रोग्राम से भरोसा विकसित होता है, और जब किसी के अंदर भरोसा होता है तो वह इस बिजनेस के लिए जरूर सकारात्मक होता है। दूसरी, उनकी सकारात्मकता की कमी पर गौर करने के बजाय उनकी उपलब्धियों पर ध्यान लगाएं। एक अच्छी आय पाने के लिए और एक अच्छी रैंक पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। जब घर में पैसा आता है और परिवार को किसी बड़े स्टेज पर पहचान मिलती है, तो फिर सकारात्मकता अपने आप आने लगती है। सकारात्मकता एक प्रभाव है। बिजनेस में समझ एवं उपलब्धियों की कमी इसका मूल कारण है।
आप इसके कारणों पर काम कीजिए, उसके प्रभाव अपने आप अच्छे होने लगेंगे। अगला प्रश्न है, मैं यह बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिजनेस को खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं यह बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिजनेस को खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। दीपक बजाज सर इसके लिए बताते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जो भी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसे करने के लिए सीखने को तैयार हैं, वह आपके लिए आसान है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस मुश्किल है, पर इसे कैसे करना है, इसे सीखने की इच्छा की कमी है। आज हमें जो आसान लग रहा है और जो हम बिना सोचे आसानी से कर सकते हैं, वह भी पहले कभी मुश्किल रहा होगा। जब हमने शुरू किया था तब एक साइकिल चलाना या कार चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, पर हमारे सीखने के संकल्प ने हमें इसमें मास्टर बना दिया। अगर मेरे फ़ोन में कोई समस्या है तो मैं उसे कस्टमर केयर में ले जाऊंगा, जहां वह कुछ मिनटों में इसकी समस्या दूर कर देगा। यहाँ मेरे लिए फ़ोन की समस्या दूर करना मुश्किल था, पर फ़ोन एक्सपर्ट के लिए आसान। मैं अपने बिजनेस के लिए 100 लोगों के से आराम से और खुशी से बात कर सकता हूँ, पर मैं अपनी रसोई, एसी, कार या अन्य चीज़ों की मुश्किलों को दूर करने में डरता हूँ। जो भी किसी काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं, वह उसे अच्छे से करने में सक्षम है क्योंकि उन्होंने वह सीखा है। अतः अगर आप इस बिजनेस को सीखने के लिए अपना समय एवं प्रतिबद्धता देने को तैयार हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप कुछ ही दिनों या सप्ताह में इसके मास्टर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ऐसे बिजनेस ज़्यादा नहीं चलते, इस कंपनी पर मैं कैसे विश्वास करूं? इस पुस्तक के एक पाठ, दीपक बजाज सर कहते हैं, इस पुस्तक के एक पाठ अपने लिए बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चुनें को पढ़ें। इसके साथ ही मैं आपको यह सलाह दूंगा कि कुछ इवेंट में शामिल हों। इवेंट में आपका बिजनेस में विश्वास बढ़ेगा। अगला प्रश्न, इस काम में कोई इज्जत नहीं है। इस काम में कोई इज्जत नहीं है। दीपक बजाज जी कहते हैं, आप मुझे ऐसा कोई भी काम दिखा दें जिसमें इज्जत की गारंटी है। कृपया यह हमेशा याद रखें कि कोई भी काम आपको आय एवं इज्जत की गारंटी नहीं देता। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस काम से पैसा और इज्जत कैसे कमा सकते हैं। हर जगह अच्छे डॉक्टर भी होते हैं और बुरे डॉक्टर भी जो गलत कामों से जुड़े होते हैं। वैसे ही अच्छे शिक्षक और बुरे शिक्षक दोनों ही होते हैं। अच्छे अकाउंटेंट या बुरे अकाउंटेंट, अच्छे इंश्योरेंस सेल्स एजेंट और बुरे सेल्स एजेंट आदि भी होते हैं। हर काम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने निजी मूल्यों एवं आचरण से रोल मॉडल बन जाते हैं, और वहीं उसी काम में कई ऐसे लोग होते हैं जो उसे गलत तरीके से करने के कारण बहुत बदनाम होते हैं और उस काम को भी बदनाम करते हैं। इज्जत तभी आएगी जब आप अपने काम को सही मूल्यों, पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी और बिजनेस प्रोफेशनल की आचार संहिता का पालन करते हुए करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों का अनुकरण करने के लिए तैयार हैं तो आप खुद के लिए वही इज्जत देख पाएंगे जो इस धरती पर किसी और को उसके बिजनेस में मिलती है। असल में आपको यह समझने के लिए एक नेटवर्क मार्केटर होना पड़ेगा कि किसी प्रोफेशन में असली इज्जत एवं प्यार का क्या अर्थ है। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में इतनी वास्तविक इज्जत मिलते हुए नहीं देखा जितनी कि नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। अगला सवाल, उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो यह कहते हैं कि उनके पास समय या पैसा नहीं है? उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो कहते हैं कि उनके पास समय या पैसा नहीं है? दीपक बजाज सर कहते हैं, मुझे पता है, तभी तो मैं आपके पास इस बिज़नेस का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहा था और किसी भी कीमत पर इसका समाधान खोज रहा था जिससे मेरे पास समय एवं पैसे की कमी नहीं रहे। यह आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए एक जांचा परखा और आसानी से किया जा सकने वाला बिजनेस है जो हमें बहुत सारा समय और पैसा दे सकता है, जो हम हमेशा से चाहते हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए समय की कमी को बहाना न बनाएं, बल्कि इसे बिजनेस शुरू करने का एक कारण बना लें। अगला प्रश्न, लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जब वह यह कहते हैं कि मुझे यह नहीं पता कि मैं इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चला भी पाऊंगा या नहीं। मैंने इससे पहले कभी ऐसा बिजनेस नहीं किया है। दीपक बजाज जी कहते हैं, मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने यह बिजनेस पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं एक वकील
शिक्षक या जो भी आपका प्रोफेशन हो उसके बारे में जवाब दे सकते हैं। था मैंने कभी भी सेल्स नहीं की थी और ना ही कभी कोई टीम बनाई थी, पर ऐसी किसी एक बातचीत के दौरान जो हम अभी कर रहे हैं, मेरे अपलाइन ने मुझे यह एहसास करने में मदद की कि मैं एक सफल वकील 2 कारणों से बना। बहुत वर्षों से कानून के विषय में मेरी बहुत गहन पढ़ाई और फिर काफ़ी सालों की कानून की प्रैक्टिस। मैंने कई सालों तक कानून को पढ़कर इसकी प्रैक्टिस क्यों की? ताकि मैं एक वकील बन सकूं जिससे मेरा एक सुरक्षित भविष्य होगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, काम में संतुष्ट रहूंगा इत्यादि। अब अगर ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस में मुमकिन है तो मैं क्यों न थोड़ा और समय लगाकर इसे सीखूं और फिर इसकी प्रैक्टिस करूं। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मौजूदा काम के रहते हुए मुझे शुरुआत में हर हफ्ते कुछ ही घंटे लगाने होंगे। मुझे इसके लिए अपने मौजूदा काम को छोड़ना भी नहीं होगा। हम लोग आज जो भी कर रहे हैं उसमें हर किसी समय नए होंगे। हम आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम कभी ना कभी जब भी शुरुआत किए होंगे हम नए होंगे। हमने इसे सीखने की सोची और लगातार प्रैक्टिस से इसमें बेहतर होते गए। शुरुआत में यह आसान नहीं था, पर जैसे जैसे मैं करता गया उसमें धीरे धीरे मास्टर होता गया। इस बिज़नेस के लिए भी यही है। हम जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं, अगर इस बिज़नेस से जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना मिलकर कोशिश की जाए। अपने प्रोस्पेक्ट के TSD का इस्तेमाल करें। जब यहाँ इतने सारे लोगों को सफलता मिल सकती है तो आपको और मुझे क्यों नहीं। चलो इसे सीखें और करें। वैसे भी हम अपने नियमित काम वैसे ही जारी रखेंगे। अगला प्रश्न, कभी कभी मुझे बिजनेस छोड़ देने का मन करता है। मैं इतना निराश हो जाता हूँ कि लगता है कि इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या करूँ? इस सवाल के जवाब में दीपक बजाज सर कहते हैं, ऐसा 2 परिस्थितियों में होता है। बहुत बार लोग बिना कुछ ट्राई किए ही काम छोड़ देते हैं। वह कभी कभार आधे मन से बिना कुछ सीखे कि असल में क्या करना है 1-2 मीटिंग कर लेते हैं या कुछ फ़ोन कॉल कर लेते हैं। बस लोगों की पहली कुछ प्रतिक्रिया जानकर वह निराश हो जाते हैं और बिज़नेस छोड़ देने की सोचते हैं। उन सारे लोगों के लिए मैं बस यही कहूँगा कि आप इस बिज़नेस में संयोग से आ सकते हैं, पर आप अचानक ही इसमें सफल नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा कि यह एक बिजनेस है और सफलता के लिए कोशिशें एवं समय दोनों की ज़रूरत होती है। आपको काम के मूल सिद्धांत समझने होंगे और सफलता का स्वाद चखने के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा। अगर आप इसमें सपनों को पूरा करने के लिए गंभीर हों तो प्रोग्राम में आओ और फील्ड में जाकर काम करो। अगर आप बिना कीमत चुकाए सफलता पाना चाहते हैं तो बेहतर है कि अभी इसे छोड़ दो। कुछ अन्य लोग सब कुछ करने के बाद उत्साहजनक परिणाम के अभाव में इसे छोड़ देना चाहते हैं। मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूँ। मुझे भी कई बार काम छोड़ देने का मन किया, पर हर बार जब मैंने काम छोड़ने का मन बनाया तब मैंने अपने आप से पूछा, अगर यह नहीं तो फिर क्या? इस बिज़नेस को छोड़ना बहुत आसान है। आप 1 सेकंड में इस काम को छोड़ सकते हैं, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप और क्या करेंगे? फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैंने यह बिज़नेस क्यों शुरू किया था। कभी कभी आपको अपने आप को ज़बरदस्ती खींचकर आगे ले जाना होता है। यह याद रखें कि संपन्नता सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर की दूरी पर है। एक नया व्यक्ति आपके बिजनेस की परिस्थितियों को बदल सकता है। प्रोग्राम में जाएं और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। आप अन्य सीनियर अपलाइन से भी परामर्श ले सकते हैं। अपनी गतिविधियों को बढ़ा दें और ज़्यादा प्लान दिखाएं। अपने लोगों को प्रोग्राम में लाएं और जल्द ही आप पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा करने लगेंगे। कभी भी प्रोग्राम में शामिल होना बंद न करें। अगर वहाँ आपके साथ कोई भी नहीं है तो भी अकेले प्रोग्राम में जाएं। हमेशा अपने अपलाइन से जुड़े रहें और कभी कभार उनसे मिल लिया करें। अगर आप यह सब करेंगे तो आप बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे और यह पक्का है कि आप सफल हो जाएंगे। उपसंहार, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं हमेशा ही सुनता आया हूँ। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। प्रेजेंटेशन का एक सामान्य नियम यह है कि जब भी लोग आपत्तियां करते हैं तो उनके प्रश्नों को मुस्कुराते हुए सुने और फिर बड़े सलीके के साथ मुस्कुराते हुए मीठी आवाज़ में उनका जवाब दें। जब किसी से बहस नहीं करनी है
हमें किसी से बहस नहीं करना चाहते, ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहते। हो सकता है उस व्यक्ति ने कुछ करने की कोशिश की हो, या उसने किसी के बुरे अनुभव सुन लिए हों, या उसका अनुभव अच्छा ना रहा हो। प्रश्न करना व आपत्तियां करना किसी रिश्ते की शुरुआत है। जैसे आपने 2000 रुपये का एक नोट एक हाथ में पकड़ा है और दूसरे हाथ में चॉकलेट, और आप किसी बच्चे को कोई एक चुनने के लिए कहेंगे, बच्चा तुरंत ही चॉकलेट चुन लेगा। इसलिए नहीं कि चॉकलेट बेहतर है, बल्कि इसलिए क्योंकि बच्चा इस बात से अनजान है कि 2000 रुपये में कितनी और चॉकलेट खरीद लेगा। आपका प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस के अवसर को इसलिए नहीं चुनेगा क्योंकि वह इसके फ़ायदों से अनजान है, जिस समय लोग बिजनेस की शक्ति को समझ जाएंगे कि यह बिजनेस उनकी ज़िंदगी के लिए कितना कुछ कर सकता है, वह आपको ढूंढते हुए आएंगे और बिजनेस शुरू करेंगे। हमेशा यह याद रखें कि हमारा काम उनको शिक्षित करना और एक संबंध बनाना है। थैंक यू वेरी मच। आज हमने दीपक बजाज सर की बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर को पूरा किया है। इसके लिए मैं दीपक बजाज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें बधाइयाँ दी हैं। इसके लिए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा। अब आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर सफलता पाएंगे, क्योंकि दीपक सर के 11 साल के एक्सपीरियंस को उन्होंने इस बुक में उतारा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।